हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। डियर स्टूडेंट, आज की तारीख है 5 जनवरी 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। आज थोड़ा काम हो जाने के कारण लल्लन टॉप क्वेश्चन हम डाल नहीं पाए हैं, इसलिए आप सभी से क्षमा चाहते हैं। लेकिन जो करंट अफेयर क्वेश्चन है इसका मैं संपूर्ण व्याख्या आप सभी को जरूर दूंगा। तो यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जो कि 5 जनवरी से संबंधित है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज के आपके करंट अफेयर क्वेश्चन को। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है। तो इंडिया के द्वारा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है। आपका सही जवाब हो जाएगा फाल्कन 9 से। अब इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। GSAT-20 या इसे GSAT-N2 भी कहते हैं। यह एक भारी संचार उपग्रह है। इसका उपयोग जो है GSAT-20 का उपयोग हाई इंटरनेट स्पीड प्राप्त करने के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है। और लॉन्च जो है कौन करने वाला है, तो स्पेस एक्स की जो फाल्कन 9 रॉकेट है इसके द्वारा जो है GSAT-20 को लॉन्च किया जाएगा। यह जो है फाल्कन 9 यह विश्व का सबसे भारी रॉकेट है। इसकी क्षमता कितनी है, यानी कि इस रॉकेट से जो है कितने केजी के सैटेलाइट को लेकर स्पेस में जा सकता है। तो 8300 केजी की जो है रॉकेट को ही अपने साथ लेकर उड़ सकता है, मतलब लॉन्च कर सकता है। भारत के पास इतना हैवी रॉकेट लॉन्च करने के लिए कोई भी रॉकेट व्हीकल नहीं है, इसलिए फाल्कन 9 से भारत लॉन्च करने वाला GSAT-20। अगर पूछे कि GSAT-20 की क्षमता कितनी है, इस उपग्रह की क्षमता कितनी है, तो इसका भार है 4700 केजी। इतनी क्षमता के साथ हमारे भारत में कोई भी रॉकेट लॉन्च करने के लिए कोई भी व्हीकल नहीं है, इसलिए हम फाल्कन 9 से लॉन्च कर रहे हैं। तो याद रखेंगे GSAT-20 को लॉन्च किया जा रहा है फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा, जो कि स्पेस एक्स कंपनी की है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि LVM-3 जो है इसे बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। इसकी क्षमता कितनी है, तो इसकी क्षमता है 400 केजी, 4000 केजी, यानी कि ये 4000 केजी के रॉकेट को अपने साथ लेकर उड़ान भर सकता है। लेकिन GSAT-20 की क्षमता कितनी है, 4700 केजी, इसलिए LVM-3 से जो है इसे लॉन्च नहीं किया जा सकता। LVM-3 से जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, ये आप सभी को पता ही है। और जो है यह चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत जो है विश्व का पहला देश भी बन गया था। सेकंड प्रश्न देख लेते हैं। सेकंड प्रश्न है, हाल ही में रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट स्कावा यानी SKAO में शामिल हुआ है। तो हाल ही में भारतीय रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट SKAO में शामिल हुआ है। SKAO की स्थापना कहाँ हुई है। तो आप सभी को बता दें कि विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है स्कावा। इसके पहले अगर बात किया जाए तो इसके पहले कौन सी थी, तो इसके पहले थी अरेसिबिको टेलीस्कोप। यह सबसे बड़ी टेलीस्कोप थी। इसको भी हाल ही में नष्ट कर दिया गया है। और इसे कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो पीटो रिको में से स्थापित किया गया था। अपने भारत में पूछे सबसे बड़ी टेलीस्कोप कौन सी है, तो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। और यह कहाँ पर है, यह उत्तराखंड में है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन अब वर्तमान में जो है विश्व में सबसे बड़ी टेलीस्कोप कौन सी है, वह है SKAO। इसकी स्थापना कहाँ की गई है, इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना की गई है ऑप्शन डी यानी ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका दोनों महाद्वीपों में। स्कावा जो है इसका फुल फॉर्म होता है स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी, इसका फुल फॉर्म होता है। और अभी हाल ही में भारत जो है स्कावा का जो है मेंबर भी बन गया है। विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है स्कावा। यह जो है ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका महाद्वीप को कवर करने वाला है। इसमें जो है हजारों की संख्या में एंटीना स्थापित किया जाएगा। और स्कावा का जो हेडक्वार्टर है यह UK यानी ब्रिटेन में है। तो स्कावा को जो है कहाँ पर शुरू किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है UK यानी ब्रिटेन में है, ठीक है। तो विश्व की सबसे बड़ी टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का क्या नाम है, स्कावा SKAO, जिसका फुल फॉर्म होता है स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
नेक्स्ट है कि मैंने आप सभी को बताया था कि लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये भारत का सबसे बड़ा है, जो कि उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया है? तो हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा किर्गिस्तान ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिम तेंदुआ, इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथरा अनासिया। पैंथरा अनासिया इसका वैज्ञानिक नाम है, और अभी हाल ही में जो है हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया है किर्गिस्तान देश ने। और यहाँ के जो सीएम है इन्होंने ही इसे घोषित किया है, जिनका नाम है सादिर झापारोव। झापारोव इनका क्या नाम है? इनका सीएम जो है, सॉरी सीएम नहीं, यहाँ के जो पीएम है, ठीक है, जो यहाँ के पीएम है सादिर झापारोव, उन्होंने अपने यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक हिम तेंदुआ घोषित किया है। आप सभी को पता है कि 2013 में यहाँ पर बिश्केक घोषणा पत्र साइन हुआ था, जो कि हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए साइन किया गया था। तो अभी जो है 2024 में हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में किर्गिस्तान ने घोषित किया है। घोल मछली स्टेट फिश किस राज्य का है? तो घोल मछली को अपना राजकीय मछली कौन घोषित किया है? तो गुजरात ने। और रिवर डॉल्फिन, यह राजकीय जलीय जीव किस प्रदेश की है? तो यह उत्तर प्रदेश की है, इसे आप याद रखेंगे। चौथा प्रश्न है हमारा, हाल ही में छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2024 किसने प्रारंभ किया है? तो छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2024 किस राज्य ने शुरू किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा असम में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो गुणोत्सव 2024 यह असम में शुरू किया गया है। असम में जो है 43,000 गवर्नमेंट स्कूल हैं, जिसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, प्राथमिक और माध्यमिक दोनों गवर्नमेंट स्कूल शामिल हैं, जिनकी संख्या टोटल हो जाती है 43,000, ठीक है। और इसमें पढ़ने वालों की संख्या है 40 लाख विद्यार्थी इसमें पढ़ते हैं, और इन्हीं के समग्र विकास के लिए गुणोत्सव 2024 स्टार्ट किया गया है असम सरकार के द्वारा। असम का जो पुराना नाम है, इसका पुराना नाम है कामरूप, और असम के जो सीएम है उनका नाम है हिमंत बिस्वा। और जो है भारत में सबसे पुराना तेल का कुआं कहाँ पर खोजा गया था? तो यह असम के डिगबोई में खोजा गया था। असम का क्लासिकल डांस कौन सा है? तो यह सत्तरिया है। और भारत का नवीनतम क्लासिकल डांस कौन सा है? यह सत्तरिया है। असम के जो गवर्नर हैं उनका नाम है गुलाब चंद्र कटारिया, ये भी आप याद रखेंगे। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गुणोत्सव शुरू किया गया है, गुणोत्सव 2024 शुरू किया गया है असम में। नेक्स्ट देख लेते हैं, पांचवा प्रश्न है, हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ प्रारंभ हुए हैं? तो देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह दीव में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और इसकी लोकेशन आप सभी को बता दें तो आप सभी को पता है कि ऐसे करके कुछ गुजरात का जो है मैप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दीव हो जाता है, तो यहीं पर जो है दीव में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स प्रारंभ हुआ है। अब हम एक बार पूरा गेम देख लेते हैं 2023 में जो भारत में शुरू किया गया था। तो सबसे पहले देखते हैं गेम्स 2023 का। खेलो इंडिया के तहत जो है यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम और पैरा गेम्स, इन 3 गेमों के बारे में देखेंगे और इनके शुभंकर के बारे में। तो यूथ गेम्स का जो 5वां क्रम हुआ था कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। इसका शुभंकर था आशा, और इसमें पहला स्थान किसे मिला था? तो महाराष्ट्र को इसमें पहला स्थान मिला था। और यूथ गेम्स का 6वां संस्करण कहाँ पर होगा, किस राज्य में? तो यह तमिलनाडु में होगा। नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सिटी गेम्स। इसका 3रा चरण कहाँ पे इसका यह खेला गया था? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 3रा क्रम हुआ था उत्तर प्रदेश में। इसका शुभंकर था जीतू, और इसमें जो है पहला कौन सा यूनिवर्सिटी है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट है आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स में जो है इसका भारत में, मतलब यह भारत जो है पहली बार इसकी शुरुआत करी है, और इसकी यह कहाँ पर खेला गया था? तो न्यू दिल्ली में, एनडी मतलब न्यू दिल्ली में खेला गया था। तो इसमें 7 नए खेल शामिल हुए थे, ठीक है। तो इसमें जो है 7 खेल खेले गए थे, और इसके शुभंकर का नाम था, तो पैरा गेम्स के शुभंकर का नाम था उज्ज्वला, और इसमें पहला स्थान मिला था हरियाणा को, ये आप याद रखेंगे। और हरियाणा का टोटल कितना पदक था? तो 105 पदक हरियाणा ने जीता था। नेक्स्ट है आपका 37वां राष्ट्रीय खेल, यह कहाँ हुआ था? तो 37वें क्रम का राष्ट्रीय खेल हुआ था गोवा में, तो इसके शुभंकर का नाम था मोगा, और इसमें पहला स्थान मिला था महाराष्ट्र को।
अगर वहीं बात करते हैं 38वें राष्ट्रीय खेल का, तो यह कहाँ पर होगा, तो यह होगा यूके यानी उत्तराखंड में। अब हमारा प्रश्न है कि पहली बार भारत में मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम कहाँ पर प्रारंभ हुआ, तो दीव में। इसके बारे में देख लेते हैं। तो 2024 पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ होगा, दीव में। दीव में किस बीच पर होगा, तो इसका नाम है सुंदर घोघला बीच पर यह पहली बार इसका आयोजन किया जाएगा। और इसमें जो है 21 साल से कम के लोग जो है, जिनकी जो है उम्र 21 साल होगी, उससे कम के लोग इसमें भाग लेंगे। और इसमें टोटल 8 खेल खेला जाएगा। और यह खेल जो है 1 हफ्ता तक यह खेल इसका आयोजन किया जाएगा। 7 दिन के लिए यह खेल इसमें खेला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा छठा प्रश्न, हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है। तो डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। शेंगेन संधि के द्वारा जो है यूरोपियन यूनियन यानी EU की स्थापना होती है, जिसमें शामिल कितने देश हैं, तो 27 देश हैं। शेंगेन संधि का मतलब होता है कि अगर एक देश में, इन 27 देशों में से अगर किसी ने एक भी वीजा दे दिया अपने देश में प्रवेश करने के लिए, तो आप एक देश से, मतलब अगर मान लीजिए कि जैसे फ्रांस ने दिया है, तो बाकी के जो देश 27 देश इसमें शामिल हैं, तो फ्रांस के वीजा के तहत जो है वो 27 देश में भ्रमण कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी की बाउंड्री जो है ऐसे ऐसे करके 27 देश लगे हुए हैं, तो अगर एक देश ने वीजा दे दिया तो उसी के द्वारा जो है आप पूरे देश में भ्रमण कर सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है शेंगेन संधि। नेक्स्ट है कि इसमें जो 27 देशों में प्रवेश करने की अनुमति मिल जाएगी। अगर एक देश ने अनुमति दे दिया तो पूरे देशों में आप 27 देशों में घूम टहल सकते हैं। और ऐसा करने वाला पहली बार जो है, पहले तो वीजा दिया जाता था, लेकिन किस तरह से, तो जारी कर किया जाता था, लेकिन डिजिटल नहीं दिया जाता। तो फ्रांस ने जो है पहली बार डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपियन कंट्री बन गया है। तो याद रखेंगे, डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश है फ्रांस। आप सभी को पता है फ्रांस ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि 2024 में जो ओलंपिक होगा, पेरिस में ओलंपिक होगा, इसमें जो है अधिक से अधिक लोग भाग ले सकें, इसके लिए फ्रांस ने डिजिटल शेंगेन वीजा जारी किया है, ताकि उनके यहाँ पे पैसे की आमदनी अधिक हो सके। नेक्स्ट है आपका कि EU यानी यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में हुई थी। रोम की संधि से इसकी स्थापना हुई थी। और यूरोपीय निवेश बैंक, इसी के तहत जो है, यूरोपियन यूनियन के तहत जो है, इन सभी देशों ने मिलकर एक बैंक बनाया जिसका नाम था यूरोपीय निवेश बैंक। इसकी पहली महिला हेड कौन बनी है, तो नादिया कैल्विनो इसकी पहली हेड बनी है। और EU का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। ठीक है, 7वां प्रश्न है, हाल ही में PUBT एथलीट ऑफ द ईयर, PUBT एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से किसे नामित किया गया है। तो हाल ही में PUBT एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से किसे नामित किया गया है, आपका सही जवाब हो जाएगा विराट कोहली। इसके बारे में देख लेते हैं कि ऑनलाइन वोटिंग हो रही थी। आप सभी को पता है कि भारत की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि अगर वो किसी की तरफ भी ऑनलाइन अगर वोटिंग कर देंगे तो वो प्लेयर कोई भी होगा वो जीत ही जाएगा। ठीक है, तो PUBT एथलीट ऑफ द ईयर 2023 में जो है आमने सामने कौन थे, तो विराट कोहली एक तरफ थे, दूसरी तरफ लियोनेल मेसी थे। इसमें जो है ऑनलाइन वोटिंग की गई थी, तो इसमें जो है वोटिंग के माध्यम से जो है लियोनेल मेसी को कितना प्रतिशत वोट मिला है, तो 22% मिला है। बाकी के 78% वोटिंग किसे मिला है, विराट कोहली को। ठीक है, तो इन्हें जो है PUBT एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आप सभी को पता है कि गोल्डन बैट का अवार्ड जो है किसे दिया गया है, क्योंकि विराट कोहली वनडे में सबसे अधिक रन बना चुके हैं, तो इन्हें गोल्डन बैट का अवार्ड दिया गया है। जबकि फीफा वर्ल्ड कप में अब की बार फ्रांस जीता है, तो इसमें जो है लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया है, और साथ में लियोनेल मेसी को बैलन डी और अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 8वां प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 400 करोड़ रुपए के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 400 करोड़ रुपए के प्लांट, जिसका नाम है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किए हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट, इसका शुभारंभ किसने किया है, तो PM मोदी जी ने किया है। और इसमें लागत कितनी आई है, तो 400 करोड़ इसमें लागत आई है।
और इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, किस राज्य में, तो तमिलनाडु में किया गया है। यहाँ के सीएम कौन है, तो स्टालिन साहब हैं। और तमिलनाडु के किस जिले में, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कल्पक्कम में जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का शुभारंभ पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है। इसका क्या कार्य है, तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का यूज होगा बिजली उत्पादन में, और इसमें बिजली उत्पादन करने में कौन सी कंपनी अपन मतलब सामने आई है, तो मतलब बिजली बनाने में कौन सी कंपनी आई है, तो उसका नाम है भाविनी। ये भी आप याद रखेंगे। अब भारत के कुछ महत्वपूर्ण रिएक्टर प्लांट के बारे में देख लेते हैं। जैसे काकरापार आपका कहाँ है, तो यह काकरापार है आपका गुजरात में। तारापुर कहाँ पर है, यह महाराष्ट्र में है। कैगा कहाँ है, कैगा कर्नाटक में है, जबकि नरौरा आपका उत्तर प्रदेश में हो जाता है, और तमिलनाडु में आपका कुडनकुलम और कल्पक्कम हो जाता है। 9वां प्रश्न है हमारा, मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने की है। तो मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किसने शुरू किया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि रानी दुर्गावती कहाँ से संबंधित थी, तो मध्य प्रदेश से संबंधित थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना यह मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, क्योंकि इसमें जो है जो किसान मोटा अनाज उगाएगा उसको प्रोत्साहन राशि भी साथ में दी जाएगी। ठीक है, उसका मूल्य तो उसे मतलब मोटे अनाज का जो उसका मूल्य होगा वो तो दिया जाएगा, साथ में उसे प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। 10 रुपये प्रति केजी उसे जो है प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, यानी कि जितना केजी उसका होगा हर केजी पे जो है 10 रुपये एक्स्ट्रा उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत में जो है 54वां जो ऑफिशियली तौर पर लागू किया गया है टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश में है, और यह भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है, जो कि नवीनतम है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, तो मोहन जी हैं, ये आप याद रखेंगे। और मध्य प्रदेश के विधानसभा के स्पीकर कौन बने हैं, तो नरेंद्र सिंह तोमर बने हैं। ये दिल्ली से भागते हुए आए थे, सोच रहे थे कि हमको सीएम बना देंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि मामा जी को हटा दिया गया है, उनके स्थान पर मोहन जी को रखा गया है सीएम पद पर। तो सोचिए हमको बना दिया जाएगा, लेकिन फिर पार्टी की बात के तहत इन्हें जो है विधानसभा का स्पीकर बना दिया गया। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना कहाँ शुरू किया गया है, मध्य प्रदेश में। आखिरी प्रश्न है आज का, हाल ही में पुलिस शिकायत निवारण यानी पुलिसों की शिकायत को दूर करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो आवाम के लिए कहाँ लॉन्च हुआ है, इसको आपको बताना है कि पुलिसों की शिकायत को भी दूर करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है आवाम से आवाम के लिए, और किस यूटी ने लॉन्च किया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के द्वारा। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं कि आवाम से आवाम के लिए यह पोर्टल जम्मू कश्मीर के द्वारा मतलब जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी थे उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसमें जो है पुलिस बल की शिकायत को निवारण करना है, यानी पुलिसों का भी कोई शिकायत होता है अगर, तो उनको भी निवारण किया जाएगा किस पोर्टल के तहत, तो आवाम से आवाम के लिए। यह जो है जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 यह अभी कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, तो यूएई में किया गया है। 2023 डेविस कप विजेता कौन सा देश है, तो यह इटली है। 2023 कप का डेविस कप का विजेता इटली है। सिलक्यारा सुरंग आप सभी को पता कि अभी चर्चा में था, क्योंकि हमारे 40 मजदूर भाई जो है कहाँ पर फंस गए थे, तो उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में। गोल्डन पिकॉक अवार्ड जो भारतीय फिल्म फेयर पुरस्कार के तहत दिया जाता है, गोल्डन पिकॉक अवार्ड यह किसे दिया गया है, किस फिल्म को, तो एंडलेस बॉर्डर्स को दिया गया है। तो स्टूडेंट ये हमारा कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन हो जाता है, और 2-4 प्रश्न इसमें लल्लन टॉप प्रश्न भी जोड़ दिए थे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद जय भारत।